नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। एक विषय जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में बहुत सारी मिस्ट्री भी है, और वो ये है कि अहमदाबाद का जो एयर इंडिया का जो प्लेन था वो कैसे क्रैश किया। तो उसी को लेकर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AAIB। उन्होंने अपनी 15 पेज की एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की, और ये अहमदाबाद का जो एयर इंडिया का प्लेन था ये 12 जून को क्रैश किया, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया है। अब वो पॉइंट्स क्या बड़े संकेत देते हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम चले आगे, आपको ये बताना चाहते हैं कि उसमें फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एक्टिवेट होने की बात कही गई। उसमें ये कहा गया है कि एट 13:38 that is 1:38 the aircraft reached 180 knots IS immediately after both engines fuel cut off switches moved from run to cut off, यानी कि रन हुई फिर कट ऑफ हुई, उसको लेकर रहस्य हो रहा है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग की बात सामने आई है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्या कहा, किसने किसको क्या कहा है उसका नाम अभी उजागर नहीं किया गया है, लेकिन एक पायलट ने यह कहा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, कि आपने कट ऑफ क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने बोला कि मैंने नहीं किया, और एक पॉसिबल मिसकम्युनिकेशन वहां पर नजर आ रहा है। इंजन स्पीड डाउन हुई है, ये भी बात इस रिपोर्ट में निकल कर आ रही है कि इंजन एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइट रिकॉर्डर data confirmed the N2 values in both engines fell below minimum idle speed during the incident. उसके बाद जो fuel switches हैं for engines 1 and 2 they were returned to run within seconds, यानी कि कुछ सेकंड्स में ही वो वापस रन पर आ गई थी, और EGTs for both engines rose indicating the relight efforts। तो ये कुछ बातें सामने आई हैं, और इससे अब जो ये पूरी रिपोर्ट है एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की, इससे बड़े संकेत क्या मिल सकते हैं, क्या ये चीजें चेंज हो सकती हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि जो पायलट एसोसिएशन है उन्होंने शायद इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को खारिज किया है और कहा है कि नहीं ये सब बकवास है। तो आज हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने पायलट कैप्टन सौरभ भटनागर, जो कि कई फ्लाइट्स चला चुके हैं और इस समय उनकी एक एविएशन एकेडमी भी है। स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। ये एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वाकई में एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, या इसकी ऑथेंटिसिटी में भी कुछ शक शुबा हो सकती है। नमस्कार नीलू जी, पहले बहुत धन्यवाद आपका मेरे को इस चैनल पे लाने के लिए। हाँ, जो ये AAIB की रिपोर्ट कल से मैं तो कहूँगा कि हंगामा चल रहा है पूरे न्यूज़ चैनल में। कल मैं काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी था और आज पेपर में भी मैंने देखा, पूरा डिटेल में आया है। अगर हम शुरुआत करें कि ऑथेंटिक, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, दैट मीन्स इट इज ऑथेंटिक। बट हाँ, साइन नहीं है किसी का, कुछ स्टैंप नहीं है, तो कुछ लोग ये भी उठा रहे हैं मामला कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। बट चूंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ही और मिनिस्ट्री ने इसको खारिज नहीं किया है, तो मैं मानता हूं कि ये जो है रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक मानी जा रही है। बट इसमें काफी खामियां और काफी कुछ उठा रहे हैं मामला कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। बट चूंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ही और मिनिस्ट्री ने इसको खारिज नहीं किया है, तो मैं मानता हूं कि ये जो है रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक मानी जा रही है। बट इसमें काफी खामियां और काफी कुछ निकल के सामने आ रहा है। जब आप खामियों की बात करते हैं, जब आपने कहा कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं, वो खामियां क्या हैं, और खामियां मैं उस पर आऊं, लेकिन उसके पहले जो ब्रॉड हाईलाइट है पायलट की कॉन्वर्सेशन के बारे में, वो क्या बताता है? क्या ये सैबोटाज को इंडिकेट करता है कि भाई किसी ने सैबोटाज किया, किसी ने शायद फ्यूल की सप्लाई को रोका, क्या उसको बाहर से नेविगेट किया गया, क्या ये चीजें सामने निकल कर आ रही है? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो रिपोर्ट आई केयरफुली ड्राफ्टेड रिपोर्ट है। इसको अगर आप स्पेशली जो इनका पैरा नंबर 12 है, जहाँ पे पूरी जो उन्होंने पूरा जो दिया है एक्सीडेंट फ्लाइट, और उसके बाद जो पैरा नंबर 13 उन्होंने कहा है और प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्टली जो ये दर्शाता है वो सीधा पायलट की तरफ ब्लेम जाता है। पायलट एरर कह लीजिए, ह्यूमन एरर कह लीजिए। और दूसरा जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन में डायरेक्टली इस स्टेज पे बोल दिया है कि देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर बोइंग एंड GE। इस समय उनको इस तरह से खुली छूट देना
कल देखा हमने कि बोइंग और उसके स्टॉक्स भी एकदम से बढ़ गए। तो ये जो रिपोर्ट जो दी है इन्होंने, मेरे ख्याल से इसको बड़े ही इन्होंने क्या क्या चीजें, सिर्फ एक चीज बताई है जो मेन फ्यूल कट ऑफ स्विच से, और एक लाइन दे दी है कॉर्पोरेट वर्ड्स रिकॉर्डर की, वो भी सही नहीं है। सही इन द सेंस जो आईकाओ का NX13 बोलता है, वो बोलता है कि रॉ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आती है तो उसमें रॉ डेटा जो होता है वो आपको सबमिट करना चाहिए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का रॉ डेटा सबमिट करना चाहिए कि क्या बातचीत हुई दोनों ये इन्होंने पैराफ्रेज करके थर्ड पार्टी से उन्होंने इस तरह एक लाइन लिख दी कि एक ने बोला कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, और दूसरे ने बोला नो आई डिड नॉट। किसने क्या बोला? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो दो माइक्स होते हैं पायलट और को पायलट के, दोनों का अलग अलग चैनल होते हैं। आप CVR से बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि किसने बोला और किसने सुना और किसने जवाब दिया। नहीं तो अगर ये नहीं पता लगा सकते तो इस तरह की एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हमको नहीं पता चलेगा किसने क्या बोला। तो ये तो हम सबको पता है। कैप्टन सौरभ, क्या आप ये कह रहे हैं जानबूझकर कुछ पोर्शंस को लीक किया गया है? बोइंग के स्टॉक्स गिर रहे थे जैसे कोई भी कारण हो सकता है? देखिए, लीक तो रिपोर्ट हो गई थी पहले, 2 दिन पहले 11 तारीख को रात को जो शुरुआत ही हुई है वो रात को 1:30 बजे आप पब्लिश कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट। दैट इज नंबर 1, वो सीक्रेसी टाइप रिपोर्ट है। और उसके एक दिन पहले ऑलरेडी रिपोर्ट लीक हो चुकी थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल और एयर करंट जो पब्लिकेशन है, उन्होंने ऑलरेडी, वेस्टर्न मीडिया ने जो है वो पायलट को दोषी करार दे दिया कि पायलट की वजह से। क्योंकि आप देखिए इस रिपोर्ट में जो चीज बताई गई है कि जिसके कारण जो है वो फ्यूल सप्लाई स्टॉप हुई, वो जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है वो अपने आप मूव नहीं हो सकता। वो स्प्रिंग गार्डेड लॉक स्विच होता है, सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसके अंदर, उसको पायलट के अलावा या कोई भी कॉकपिट में होगा वो ही ऑपरेट कर सकता है। मैनुअल स्विच है, उसको ना तो आप रिमोट कंट्रोल से यूज कर सकते हैं, ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको चला सकते हैं। उसका सिर्फ काम जो है वो, और डायरेक्टली इट इज नॉट लाइक ये लाइट ऑन ऑफ स्विच है, नहीं, इसको आपको फिजिकली हम लोग करते हैं एयरबस में भी, सब में उस टॉगल स्विच जो है उसके नीचे 2-3 उंगलियां उसको उठाते हैं, स्प्रिंग लोडेड स्विच होता है, उसको अपने डिटेंट से उठा के उसको फिर कट ऑफ या डिटेंट से उठा के उसको रन। 2 ही बार ये चीज प्रक्रिया होती है फ्लाइट में। जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तब के आने के बाद, गेट पे पार्किंग ब्रेक जब लगने के बाद, जब इंजन बंद करना होता है तब हम उसको रन से उठा के उसको ऑफ में, कट ऑफ में डालते हैं। दैट्स फ्यूल्स। उसका जो से प्रक्रिया होती है वो है एक फ्यूल शट ऑफ वॉल। जो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होते हैं, मतलब हमने मैकेनिकली स्विच को उठा के बंद किया या उसको हमने खोला। जब हम ये एक्शन करते हैं तो जब उससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। फेडेक एक कंप्यूटर है इंजन का, जिसको बोलते हैं फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, उसको एक सिग्नल जाता है कि यस, कॉकपिट में ये मूवमेंट हुई है, स्विचेस की मूवमेंट हुई है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहां तक जाता है, उसको मूवमेंट हुई है, उसको ये पता है कि ये अब ऑफ की मूवमेंट हुई है, या कॉकपिट से सिग्नल आया है कि ये इसको अब फ्यूल शट ऑफ वॉल को बंद करना है या उसको खोलना है। तब फेडेक जो है वो कमांड देता है फ्यूल शट ऑफ वॉल को, और फ्यूल शट ऑफ वॉल में मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मोटर पे जाता है और मोटर जो है उसको वॉल्व को खोलती और बंद करती है। यही सेम सिग्नल जो है वो DFDR या EAFR, वो भी सिग्नल ही, फिजिकल स्विच की पोजीशन तो कैमरा लगा नहीं है कॉकपिट में कि हम उसको रिकॉर्ड करते कि क्या वाकई में सिग्नल, क्या स्विच मूव हुआ या ये कोई सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन है, या कुछ ये ऐसा करंट जो है वो गलत चली गई है, या कुछ ऐसा है जिससे जो है फेडेक को कमांड मिली कि ये हमको फ्यूल बंद करना है। जापान एयरलाइंस का ये इंसिडेंट हो चुका है कि लैंडिंग के बाद दोनों इंजन शट ऑफ हो गए थे, बट पायलट ने कोई फ्यूल स्विच ऑफ नहीं किया था रनवे पर, और उसके बाद एयरक्राफ्ट को टो करके ले जाना पड़ा। तो ये जो पूरा जो इन्होंने दिया है इस पैराग्राफ में, उसमें सिर्फ इतना बताया है कि ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन बड़ा ही उन्होंने एक ओपन एंडेड छोड़ दिया है, ओपन टू डिबेट, और डायरेक्ट इनडायरेक्टली इंप्लीकेशन की पता है सबको कि ये स्विच जो है ये अपने आप मूव नहीं हो सकते। तो इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि नहीं, ये कॉकपिट में पायलट ने मूव करे होंगे 3 सेकंड के अंदर, टेक ऑफ के 4 सेकंड के अंदर, सॉरी, आप समझिए कि ये
और 1 सेकंड के गैप के बीच में दोनों स्विच ऑपरेट हुए। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। 3 से 4 इंच का गैप है दोनों स्विच के बीच में। आप एक एक करके उसको बंद करेंगे तब भी आपको 4 सेकंड लगते हैं, कम से कम 3 से 4 सेकंड लगेंगे दोनों बंद करने में। यही जो है, जब दोबारा पायलट्स ने इसको रिसाइकिल किया तब आप देखिए 10 सेकंड बाद जब ये दोबारा ऑन हुए हैं तब नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में 4 सेकंड का गैप है। बट जब ये बंद हुए हैं तब 1 सेकंड, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। कोई नहीं कर सकता इसको अनलेस लेकिन आप आप पहले से तैयार आप ये कहते हैं कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 4 सेकंड के गैप में इस तरीके से और 2 स्विचेस को ऑपरेट करना। तो इसका मतलब क्या है? क्या कोई इसको बाहर से नेविगेट कर रहा था? उसको बाहर से क्या किसी ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया था? क्या वो चीज लगती है? नहीं, देखिए, जो ह्यूमनली पॉसिबल मैं कह रहा हूं वो 1 सेकंड के बाद, जो रिपोर्ट में लिखा है कि 1 सेकंड के अंदर दोनों स्विचेस का कमांड पहुंची फेडेक को फ्यूल शट ऑफ वाल्व बंद करने के लिए। ये 1 सेकंड वाला ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कम से कम 3 से 4 सेकंड लगते हैं एक स्विच को दोनों स्विच को बंद करने के लिए। ये तभी पॉसिबल है कि कोई तैयार बैठा है दोनों स्विच लेके और दोनों ने एक साथ कर दिया। वो हो ही नहीं सकता। जब और फिर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो जो पायलट फ्लाइंग है, अब रिपोर्ट में ऑलरेडी लिखा है कि जो को पायलट था वो पायलट फ्लाइंग था, वो हवाई जहाज उड़ा रहा था, और जो कैप्टन था पायलट इन कमांड, ही वाज पायलट मॉनिटरिंग। तो जो पायलट मॉनिटरिंग होता है उसका काम होता है कॉकपिट के अंदर देखना कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सारे इंजन इंस्ट्रूमेंट सब कुछ ठीक से काम कर रहे हैं, कोई वार्निंग आए तो बताना पायलट फ्लाइंग को या अनाउंस करना। और जो पायलट फ्लाइंग है वो बाहर देख रहा होता है टेक ऑफ के लिए। टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद जो है, कम से कम 6, 7, 8 सेकंड या 5-6 सेकंड के बाद जो है, जब जो पायलट मॉनिटरिंग है वो अंदर देख रहा होता है अनाउंस करने के लिए कि पॉजिटिव रेट, वो ये देख रहा है कि एयरक्राफ्ट जमीन से उड़ गया है और वो पॉजिटिवली क्लाइंब कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट देख के जो पायलट मॉनिटरिंग है वो अनाउंस करता है पॉजिटिव क्लाइंब, पॉजिटिव रेट। उसके बाद जो पायलट फ्लाइंग है वो कमांड देता है कि लैंडिंग गियर अप। जो लैंडिंग गियर अप का जो काम है वो पायलट मॉनिटरिंग का काम है। पायलट फ्लाइंग हवाई जहाज उड़ा रहा होता है, उसके दोनों हाथ योक पर होते हैं। तो ये 4 सेकंड के अंदर जब ये इंजन वाइंड डाउन हुए दोनों, तो नेचुरली सामने वार्निंग आई होगी। ये रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा, ना तो कोई वार्निंग का जिक्र है ना कोई ऑडियो का जिक्र है, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सब रिकॉर्ड करता है। आपका माइक भी रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट के अंदर एक क्या बोलते हैं, माइक लगा होता है, कॉकपिट के अंदर स्पीकर होता है, कॉकपिट के अंदर जो भी बातचीत होती है वो सब रिकॉर्ड होती है। माइक का रिकॉर्ड तो होता ही है, इंटरनल कम्युनिकेशन जो इंटरकॉम होता है वो भी रिकॉर्ड होता है, और सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और जो पायलट के जो माइक हैं उनके चैनल्स अलग हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि पायलट ने कहा, कैप्टन ने कहा, या ये फर्स्ट ऑफिसर ने। तो ये सब चीजें आपने सब ओमिट कर दी, और एक थर्ड पार्टी आपने एक सिंगल लाइन लिख दी। आपने एक डाउट छोड़ दिया पूरे विश्व में कि भाई ये तो पायलट ने ही किया होगा। ये नहीं उसमें बोला कि हो सकता है कुछ मैल फंक्शन हो सकता है कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो, कमांड चली गई हो सॉफ्टवेयर से, एनीथिंग इज पॉसिबल। मगर ये सब चीजें हटा क्या ये बोइंग को बचाने के लिए, क्या ये बोइंग को बचाने की एक मुहिम है? बोइंग के स्टॉक्स गिर रहे थे, मुझे ये मेरा सवाल जा रहे थे बार बार। जी, मेरा ये पर्सनल व्यू है, 100% मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ये पूरी कार्रवाई की गई है ताकि बोइंग, क्योंकि अगर ये बोइंग और जी को कुछ इस समय करते रिकमेंडेशन, तो पूरी की पूरी फ्लीट जो है वर्ल्ड में ग्राउंड करनी पड़ती, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी और रिकॉग्नाइज्ड बाय आईकाओ। अगर वो कोई रिकमेंडेशन देगा इस समय प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के टाइम में भी, अगर उसने रिकमेंडेशन दी है कि बोइंग टू डू कैरी आउट सो एंड सो, ये दायित्व बनता है बोइंग और जी कंपनी का कि वो ये जो भी अगर वो चेक्स बोले करने के लिए या वन टाइम कुछ बोले, उनका दायित्व बनता है कि सारी फ्लीट में ये चेक किया जाए। तो पूरी की पूरी फ्लीट दुनिया में ग्राउंड हो जाती। इससे आप समझिए बोइंग के स्टॉक गिर जाते हैं, बोइंग को। इसका मतलब कैप्टन सौरभ, अगर आप ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको पूरा इस बात का अंदेशा है कि कारण यही है कि भाई बोइंग की फ्लीट को ग्राउंड ना किया जाए और इस वजह से पायलट एरर बता दिया गया, और इसका मतलब बोइंग इसी तरह से चलते रहेंगे। बोइंग की टेक्निकल एक्सपर्टीज पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई टेक्निकली कितना साउंड है बोइंग अब चलाने के लिए। क्या फ्लाइट पैसेंजर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? अगर हम इस रिपोर्ट को लेकर चले तो क्या अभी भी जो एक टेंडेंसी है लोगों की कि आप पायलट की गलती बता दो और बोइंग का कोई मैल फंक्शन नहीं हो सकता, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो? व्हाई आर पीपल फोर्सिंग
everyone to believe that there is no problem with Boeing, but it is the pilot error. Why should the pilots accept that? फिर वो तो pilots ने reject भी किया है कि we categorically reject this report. देखिए, that is the reason. पूरी पायलट बॉडी ने पूरा इसको रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज इट डजंट साउंड ऑथेंटिक की रिपोर्ट ये. और आप देखिए बोइंग और जी कंपनी कितना बड़ा टर्नओवर कंपनीज है, क्या वो कंट्रोल नहीं कर सकते? पायलट तो रहा नहीं, सीधे पायलट पे डाल दीजिए कि बेचारा वो चले, वो तो रहे हमने डिफेंड करने के लिए. क्या हुआ था लायन एयर इंडोनेशिया का, जो लायन एयर का बोइंग 737 जो नीचे गया था समुद्र में, शुरू में बोइंग ने बोल दिया पायलट एरर. जब बाद में पता चला कि उनका खुद का जो सेंसर फॉल्ट था, पूरी की पूरी 737, कोविड से पहले की बात है, कोविड की 737 मैक्स की पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड जो है फ्लीट उनको ग्राउंड करनी पड़ी थी. 2 महीने के लिए ग्राउंड हो गई थी. बोइंग का दिवालिया टाइप निकल गया था, स्टॉक्स गिर गए थे. अब इसीलिए ये लाइन ऐड करने की क्या जरूरत थी रिकमेंडेशन में कि एट दिस पॉइंट वी डोंट रिकमेंड एनी एक्शन टू बोइंग एंड दिस थिंग. जिसका मतलब दर्शाता है कि आपने सीधे बोइंग को क्लीन चिट दे दिए. मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं कि अभी तो प्रिलिमिनरी है, अभी फुल में कौन जानता है. फुल रिपोर्ट के लिए आपको आईकाओ की गाइडलाइंस 1 साल का समय देती है. क्या आपको समझते हैं वॉलेटाइल मेमोरी होती है हम सबकी? 1 साल के बाद जब रिपोर्ट वो बीच में आए. कैप्टन सौरभ बता सकते हैं ये आईकाओ क्या है, क्या करता है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? व्हाट इज द रोल एग्जैक्टली? आईकाओ इज द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल में है. और ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुए थे. उसके बाद ये सारी की सारी जो एजेंसीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, जितने यूनाइटेड नेशंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, सिविल एविएशन के लिए आईकाओ का फॉर्मेशन हुआ था. और उसमें जितनी भी सिग्नेटरी स्टेट्स हैं, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरीज. तो इनका काम, आईकाओ का मेन काम है कि टू सेफ्टी प्रमोट करना, और जो इनके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं कि पूरा वर्ल्ड में कमर्शियल फ्लाइंग के लिए गाइडलाइंस देते हैं, एयरपोर्ट को गाइडलाइंस देते हैं. सब इनकी गाइडलाइंस हैं, इनके एनेक्शर्स हैं. एनेक्शर्स के अंदर जो है एनेक्स 13 जो है आपका इन्वेस्टिगेशन बताता है, और कि किस तरह से सब चीज, मेडिकल की गाइडलाइन, पायलट की गाइडलाइन, तो सारी की सारी जो कंट्रीज हैं. इसीलिए हम लोग जो है एक दूसरे देश में जो है वो हम अपने फ्लाइट्स वगैरह ले जा सकते हैं अंडर आईकाओ गाइडलाइंस. बट ये भी छूट देता है कि इंडिविजुअली जो स्टेट्स हैं, इंडिविजुअली कंट्रीज हैं, वो अपने खुद के भी लॉस अपने बना सकती हैं. फॉर एग्जांपल ये जो उनका एनेक्स 13 है, एनेक्शर 13 जी, इनके जो है एनेक्शर्स हैं, इनके डॉकेट्स हैं, जिनके अंदर अलग अलग हेडिंग्स के अंदर एरोड्रोम्स के लिए अलग हेडिंग है, पायलट लाइसेंसिंग के लिए अलग एनेक्शर है, सेफ्टी के लिए अलग एनेक्शर है, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए अलग. सो सबकी गाइडलाइंस वर्ल्ड वाइड दे रखी है सारी कंट्रीज के लिए, जो उनको फॉलो करते हैं. ऐसे ही एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की पूरी गाइडलाइन है. इस गाइडलाइन में कहते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देनी मैंडेटरी है, और 1 साल के अंदर फाइनल रिपोर्ट. बट इसमें इतनी छूट दे देती है कंट्री को कि अगर आप इसको सार्वजनिक करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो आप नहीं कर सकते. चूंकि एयर इंडिया 171 इज अब इतना ज्यादा, बिकॉज 241 लोग मरे, तो नेचुरली ये सब फैमिलीज पूछ रही हैं, सब पूछ रहे हैं, तो नेचुरली इंडिया ये तो करना ही था सार्वजनिक इनको. मगर जो छोटे एक्सीडेंट होते हैं चार्टर के, जहां पे पता है लॉस ऑफ लाइफ अगर नहीं है, कम है, पीपल आर नॉट वेरी तो वहां पर जो है उसको जो है पब्लिकली उसको बताना कंट्री समझती कि नहीं, दैट इज ओके, नोबडी बॉदर्स आल्सो एट टाइम समथिंग. अगर वहां पर कोई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है जिसको खाली चार्टर है या लॉस ऑफ लाइफ ज्यादा, डैमेज टू प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, बट चूंकि ये ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड एक ले चुका है एयर इंडिया 171 क्रैश, एंड इट इज डायरेक्टली implicating the loss of life and what happened. तो जो पूरी कार्रवाई जो उन्होंने करी है और ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इसमें बहुत सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं. आप लाइन बाय लाइन जाएंगे, उसमें बहुत सारे लूप होल्स. एक उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जो स्पेशल जो मेंटेनेंस का जो उन्होंने एक एडवाइजरी निकाली थी 2018 कि एयर इंडिया ने उसको एडवाइजरी नहीं करी, बट एयर इंडिया ने उसको 2023 में पूरा का पूरा पैनल ही चेंज कर दिया था. पूरा जो कंट्रोल पैनल कंसोल जो है वो पूरा चेंज कर दिया था उन्होंने. तो वो स्विचेस जो है उसमें ये था कि कुछ बोइंग ने रिपोर्ट किया था कि वो लॉक मैकेनिज्म अगर आपका नहीं काम करेगा तो जो स्विच है वो आप लाइट स्विच की तरह बिना उसको उठाए आप उसको पीछे ऑफ कर सकते हैं. तो किसी का अगर हाथ भी लग जाएगा तो वो पीछे सरक जाएंगे स्विचेस. बट क्योंकि 2023 में एयर इंडिया ने वो पूरा पैनल ही पूरा कंट्रोल जो उसको बोलते हैं थ्रॉटल का मॉड्यूल है, उसमें स्विचेस भी आते हैं, पूरा चेंज कर दिया. तो मैं नहीं मानता कि अब ये एक इनएडवर्टेंट रिलीज जिसको लोगों ने बोला
कि अब वो इनएडवर्टेंट रिलीज हो गया कि भाई किसी का हाथ लग गया। पायलट का हाथ क्यों लगेगा, वो क्यों, एक सेन पायलट जो है वो क्यों अपने साथ इतने लोगों की जान लेगा? तो ये हम सबको पता है, मगर क्या है कि पायलट तो रहा नहीं। तो सबसे पहले आप ब्लेम प्रिलिमिनरी डाल दीजिए, साल भर बाद किसको याद रहती है क्या होगा, बीच में एक बोइंग को रिकमेंडेशन निकाल देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी क्योंकि मामला गर्म है तो एक लाइन मुझे लगता है कि डालनी जरूरी समझी उन्होंने कि ताकि बोइंग को बचाया जा सके। कहां से प्रेशर है, वेस्टर्न मीडिया का प्रेशर है, हम अभी नहीं जानते, बट दिखता तो यही है कि ये गलत बात है कि पायलट को आपने सीधे इनडायरेक्टली, आपने सीधे नहीं इनडायरेक्टली आपने कह दिया क्योंकि वो स्विच पायलट के अलावा और कोई नहीं मूव कर सकता, या कोई कॉकपिट। अब ऐसे में जब ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट जो आई है, क्या इसका विरोध मोदी सरकार कर सकती है कि भाई हम अपने पायलट की गलती हम कैसे एक्सेप्ट करें? क्या इस चीज पर कोई विरोध हो सकता है? जैसे पायलट्स ने तो रिजेक्ट कर दिया, पायलट्स का इट्स अंडरस्टैंडेबल दे हैव रिजेक्टेड द रिपोर्ट, बट देन फॉलोइंग इनटू व्हाट एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इज सेइंग, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं सरकार भी वही कहेगी जो कि AAIB कह रहा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि बोइंग चलता रहे हमारे देश में? तो आज ये कॉल कौन लेगा, whether you are by the side of your pilots or whether you're going to side with Boeing? Isn't this a call which needs to be taken at this stage? Absolutely, but सरकार क्यों करेगी? AAIB तो सरकार के अंडर आती है, यही तो कल से सबकी मांग है कि AAIB मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑब्वियसली सरकार के अंदर आती है। अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती कल जिसको सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, तो नेचुरली थोड़ा सा मुझे तो लगता है कि बिकॉज इज इट बायस्ड, बिकॉज गवर्नमेंट क्यों बोलेगी, गवर्नमेंट AAIB के अगेंस्ट क्यों जाएगी, बिकॉज मिनिस्ट्री क्यों जाएगी? तो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है एक तरह से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कह दिया कि वो तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, वो तो उसको बोल रहे हैं कि रिपोर्ट है, वो तो मान रहे हैं इसको रिपोर्ट है इसको। तो सरकार क्या कर रही थी? इसीलिए जो सेफ्टी, जैसे रेलवे सेफ्टी बोर्ड है, सिर्फ ये जो चीजें जहां पर ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती हैं, जहां पर मास कैजुअलिटीज होने की आशंका रहती है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। डायरेक्टली या तो PMO को रिपोर्ट करें या किसी को, ये मुझे नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन क्या, बट सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर फिर ये जो है ये एक बायस्ड रिपोर्ट मुझे लगती है। पायलट बॉडी ने तो पूरा इसको खारिज कर दिया है, दिस इज, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बताया इन्होंने कि सिर्फ उतनी चीज उन्होंने बताई फ्यूल शट ऑफ वॉल की, क्यों फ्यूल स्विच की, उसके अलावा क्यों या तो ऊपर से कोई कॉकपिट में चीज गिरे, को भी नहीं, क्योंकि वो डिटेंट में गया हुआ, उसको उठाना ही पड़ेगा, बिना उठाए वो पीछे जा ही नहीं सकता। तो दैट इज द रीजन कि वो लग रहा है कि ये रिपोर्ट जो है ये पूरी तरह से बायस्ड है और बड़ी केयरफुली ड्राफ्टेड, और लाइन लिखनी बहुत जरूरी थी मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा कि ताकि बोइंग और GE को इस स्टेज पे जो है उनको नुकसान नहीं। बट मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल व्यूज हैं कि बहुत गलत हुआ जो भी गलत है, कि हम डायरेक्टली जो पायलट जो बेचारे रहे नहीं उनके आप सीधे डाल दीजिए, क्योंकि वो तो आ नहीं रहे अपना डिफेंड करने के लिए। तो अब बाद में तो ये मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत, इसको दोबारा लिखनी चाहिए और थोड़ा और डिटेल देने चाहिए कि क्या एक्चुअली हुआ था। पूरी CVR जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की एक्चुअल जो उन्होंने बोला वो प्रिंट में आना चाहिए, ना कि उसका जो पैराफ्रेज करके कि उसने ऐसा बोला, इस समय पे किस पायलट ने क्या बोला, उसके बाद क्या हुआ 10 सेकंड के अंदर जब इंजन दोबारा स्टार्ट हुआ, उस 10 सेकंड में उन्होंने क्या बात करी। तो वो रॉ डेटा आप दीजिए, एनालिसिस मत दीजिए, रॉ डेटा तो दीजिए कम से कम उसका। नहीं, और आप सही कह रहे हैं कि भाई रॉ डेटा उनको देना चाहिए था, आपने एनालिसिस दे दी और उसी एनालिसिस को सारे मीडिया ने उसको लिख दिया और हर एक तरीके से हंगामा मच गया। क्या ये जानबूझकर किया गया? मैं वापस उसी सवाल पर आ रही हूँ कि बोइंग की साख को बचाने के लिए, क्योंकि बोइंग के स्टॉक्स गिर रहे थे, बोइंग का वेस्टर्न मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो क्या इसके चलते, और हो सकता है कि मोदी सरकार पर भी इसका दबाव हो कि भाई आप कुछ भी करिए लेकिन आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को लीक करके और बोइंग की इमेज को बचाने की कोशिश करिए सबसे पहले, तो ये काम हो गया आसानी से। क्या ये पूरी एक संभावना आपको बनती हुई दिख रही है इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने वही कहा ना, मेरे बिल्कुल पर्सनल व्यू है, और एज ए पायलट जो मुझे दिखा रिपोर्ट में, वो मुझे बिल्कुल संभावना दिख रही है कि ये पहले से ही, क्योंकि लीक कैसे हो गई, और वो वेस्टर्न मीडिया को, इंडियन मीडिया में किसी को नहीं पता चला, और हमारे को US में पता चल रहा है, वहां से वॉल स्ट्रीट जर्नल से। ये सबसे पहली रिपोर्ट कहाँ, कैप्टन सौरभ, ये सबसे पहले कहाँ पर रिलीज हुई थी? ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और एयर करंट करके एक ऑनलाइन पब्लिकेशन है, आप देखिएगा, वो तो 2 दिन पहले से उनको पता चल गया कि जो थ्रू देयर रिलायबल सोर्सेस, थ्रू देयर की फ्यूल कंट्रोल स्विचेस, किसी को पता ही नहीं। अभी तक 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चली है, नोबडी, सब यही बोल रहे हैं, कोई फ्लैप बोल रहा है, दुनिया भर की थ्योरी आ रही थी, हमने भी सबने थ्योरी दी कि फ्लैप की थ्योरी हो सकती है, रायमर टर्बाइन थ्योरी हो सकती है, पहले फ्लैप लिया गया, वो सब अंडरकैरेज, लोगों ने बहुत सारी थ्योरियां निकाली, किसी ने ये नहीं कहा
कि फ्यूल कंट्रोल स्विच की वजह से, क्योंकि कोई इस बारे में यकीन ही नहीं कर सकता कि कौन पायलट जो है वो टेक ऑफ के 3-4 सेकंड के अंदर जो है वो बंद करेगा, वो भी 1 सेकंड के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। आप राइट हैंड से आप एक, अगर पायलट फ्लाइंग अगर जो है राइट सीट वाला फ्लाइंग कर रहा है, लेफ्ट सीट वाला पायलट है, उसका राइट हैंड जाएगा नेचुरली, उसका लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट साइड में, राइट हैंड से वो अगर वो बंद करेगा तो एक एक करके करेगा ना, एक हाथ में दोनों जा ही नहीं सकते उसके, क्योंकि वो 4 इंच की दूरी पर है, वो दोनों नहीं कर सकता एक साथ में। तो ये क्यों नहीं बोलते? आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपने इस कॉन्वर्सेशन में कही कि अगर AAIB इंडिपेंडेंट होता तो सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं होता और वो जो चाहता वो अपना उस तरह से करता। अब ये तो दिख रहा है कि AAIB इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार के अधीन है, सरकार का उस पर प्रेशर है और सरकार के ऊपर वेस्टर्न मीडिया का प्रेशर है, एंड ऑब्वियसली बोइंग ने भी उसको लेकर प्रेशर डाला होगा, जो नॉर्मली होता है, जिस तरीके से कॉर्पोरेट फोर्सेस फंक्शन करती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब ऐसे में क्या होगा? क्या पैसेंजर सेफ्टी एक कैजुअलिटी होगी और लोग बोइंग में जाने से डरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि बोइंग में जाने से डरे, बट बोइंग को चाहिए कि कम से कम अगर ये मैल फंक्शन की बात लोग उठा रहे हैं कि ये मैल फंक्शन और ये जो है वो सॉफ्टवेयर का ग्लिच जिसको बोलते हैं अगर है, तो बोइंग को चाहिए एक अपनी एक कोई इंक्वायरी करे या इसका कुछ एक्सेप्टेंस ले या उसका संज्ञान ले, कुछ करे। बोइंग को कुछ चाहिए कि हाँ हो सकता है। बोइंग चुपचाप बैठा है कि बोइंग को तो ऑटोमेटिकली एक तरह से उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में प्रिलिमिनरी आप कह सकते हैं कि उसको छूट दे दी है। अब 1 साल बाद अगर वो बोलेंगे नहीं सॉफ्टवेयर ग्लिच है, तब बोइंग का तो 1 साल बाद ठीक है। इस समय तो मेन चीज तो इस समय थी जब मामला बिल्कुल गर्म है, आप उसके बीच में कर देंगे, नेचुरली पीपल विल फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड। तो मेरे ख्याल से जो है बोइंग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो आपने देखिए रिपोर्ट को, फिर आपने एक पायलट के ऊपर थोड़ा सा एक डायरेक्शन डाल दिया, थोड़ा सा दूसरा एयर इंडिया के ऊपर डाल दिया कि एयर इंडिया को एक जो सर्विस बुलेटिन आया था उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो एडवाइजरी था। आपने दोनों जगह एक हल्का सा एक छोड़ दिया तीर की, इसको लेना है ले लीजिए, और बोइंग और उसको छोड़ दिया पूरा। एयर इंडिया के भी छोड़ दिया और उधर पायलट को तो खैर हमेशा, ये तो खैर सब जानते हैं कि जब कोई एक्सीडेंट मतलब तो कंक्लूजन कैप्टन सौरभ ये है कि एयर इंडिया और बोइंग को एक लाइफ ब्रीदर दे दिया मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार के AAIB ने सांस लेने की एक गुंजाइश छोड़ दी और कहा कि अब ठीक है, हम आपके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, आपके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं होगा। और दूसरा, आप जो पायलट जो बेचारे अब है नहीं इस दुनिया में, उनकी आपने उनकी गलती बोल दी और अपने पैसेंजर क्रू, अपने क्रू को जो फ्लाइट क्रू था उसको आपने गड़बड़ बता दिया। ये क्या मोदी सरकार का एक बहुत ही गलत रवैया सामने दिख रहा है, और इस समय मोदी सरकार के लोगों को खड़ा होना चाहिए था। कम से कम पायलट्स के साथ तो खड़े होते नजर आते, आज वो कॉर्पोरेट्स के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बोइंग हो चाहे एयर इंडिया हो। बिल्कुल, कोई समय पायलट बॉडी के साथ में तो वैसे भी लोग बाग खड़े होते नहीं जब एक्सीडेंट, बोलते हैं कि पायलट की गलती है, पायलट की गलती है, बट नेचुरली इस समय कोई नहीं है पायलट्स के साथ में। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि AIB DGC के अंदर आता है, DGCA मिनिस्टर सिविल एविएशन के अंदर आती है तो सरकार के। मगर मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि मोदी सरकार की गलती है, क्या सरकार की गलती है कि नहीं है, बट हम अपने को जो AAIB ने अपना काम जो है वो अपना काम जो है, मैं जिसको बोलते हैं निष्पक्षता से नहीं किया, पूरी अपनी जो है जो भी उनको करना चाहता उस हिसाब से उन्होंने नहीं किया। और ये दर्शाता है रिपोर्ट को कि कहीं ना कहीं जो है इन्होंने बोइंग और GE को एक थोड़ा सा ब्रीदर दिया है, ताकि जो है दबाव कहां से था, क्या वेस्टर्न मीडिया का दबाव था, स्टेट का, कंट्री का दबाव था, सरकार पे था, सरकार का DGCA पे था, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते। बट हाँ, जो कि रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट जो है ये बड़ी, जिसको बोलते हैं हम, बड़ी स्केची रिपोर्ट है। ये डायरेक्टली कुछ ये नहीं बताती हमको, मगर इनडायरेक्टली हमको सीधे बता देती है कि भाई बोइंग और GE की गलती नहीं है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पायलट की गलती होगी। दिस इज वेरी सैड एंड इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस। इनडायरेक्टली वे में आप जो कर रहे हैं, आपको या तो पूरे फैक्ट्स बताइए, वहां पर रॉ डेटा सामने दीजिए CVR का कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, तो उसके बाद पता करिए। आधा आप एक लाइन आपने लिख दी, वो भी पैराफ्रेज करके, वो तो गलत लिखी है आपने। आईकाओ एनेक्शन 13 के हिसाब से आपको नहीं लिखनी चाहिए थी, आपने रॉ डेटा देना है कि इस टाइम पर ये बोला गया, वो एग्जैक्ट आपको पता है क्या बोला गया, उनको पता है कि कौन से एक माइक पायलट ने बोला, मगर नहीं दिया आपने, तो उसको वो भी मत देते ना कि CVR की रिपोर्ट वो भी मत देते कि कौन पायलट ने क्या कहा है, उसको भी हटा देते, बस इतना ही छोड़ देते कि हाँ ट्रांजिशन हुआ है, क्योंकि DFDR में सिर्फ सिग्नल आया ट्रांजिशन का, फिजिकली स्विच मूव हुआ कि नहीं हुआ ये भी नहीं बोलते। तो ये एक लाइन देके इन्होंने, कि जो पायलट का कन्वर्सेशन की लाइन देके, ये लाइन देके इन्होंने जो एक छोड़ दिया है इन्होंने कि पायलट इनडायरेक्टली कर दिया कि ये तो पायलट ने ही किया होगा। अगर ये लाइन नहीं देते
तब भी कुछ हंगामा नहीं होता, तब भी कुछ नहीं होता कि हाँ ट्रांजिशन हुआ है, तब सीधा के सीधे लोग बोलते हैं हाँ ये मैलवेयर, क्योंकि लोग कोई भी जो सेन पायलट या पायलट बॉडी को ये यकीन कर ही नहीं सकता कि वो टेक ऑफ के 4 सेकंड के बाद कोई इस तरह से फ्यूल कट ऑफ स्विच करके इंजन पूरे तरह वो